हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप तो आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी केमिस्ट्री को बहुत प्यार दे रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लेके आए कि जैसा कि मैं आपको एक वीडियो में शेयर करूंगा कि एनएससीजेएस एग्जाम के लिए कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो जब आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर वो है मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट के अंदर बहुत सारे वेरिएशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। उसी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे 4 से 5 ऐसी बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम जिसमें मैक्सिमम कंसेप्ट ऑफ मोल कंसेप्ट क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। अगर ये आपको समझ में आई तो आपको मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है वो थोड़ा सा क्लियर होगा और आप उसको और डिटेल में भी पढ़ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। ये आपका आईजेएसओ स्टेज सेकंड 2008-2009 में आया था। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के ऊपर है। ठीक है, कितने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको लोगों को पढ़ाया जाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ाया जाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ाया जाता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एवोगाद्रो लॉ एंड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो टोटल ये 6 लॉ है जो कि आपको हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं। तो उन्हीं 6 लॉ के ऊपर बेस ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार समझते हैं कि विच सैंपल एट एचटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 5 लीटर ऑफ NO2 एट एचटीपी। यानी 5 लीटर NO2 एचटीपी पे प्रेजेंट है तो उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है आपको बताना इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बच्चों यहां पर एक लॉ यूज होता है, इस लॉ को हम बोलते हैं एवोगाद्रोस लॉ। ठीक है, ये नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवोगाद्रो लॉ। तो ये जो एवोगाद्रो लॉ है ये क्या बोलता है कि अगर दो डिफरेंट गैसेस हैं और वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, सेम निकल के आते हैं। और इसको हम कैसे लिख देते हैं? इसको हम लिखते हैं V1/V2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N1/N2। तो यहां पर बच्चों बहुत ही क्लियर है कि उसने बोला है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होता है तो आप सभी को पता है कि मोल हम कैसे निकालते हैं। तो मोल हम निकालते हैं बच्चों गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास मोल इक्वल टू नंबर। अब ये नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल है बच्चों तो ये नंबर ऑफ एंटिटीज मॉलिक्यूल बन गई डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम एट एचटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 हम कैलकुलेशन के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। करेक्ट वैल्यू यहाँ पर जो होती है वो 22.7 होती है, बट कैलकुलेशन के लिए आप 22.4 यूज कर सकते हो। दिस इज योर करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं बच्चों मोल के जो कि हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखो उसने बोला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा मतलब मोल भी सेम होगा क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है। तो N1 इक्वल टू N2 का जो रेशो आ गया वो 1 आ गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं V1 इक्वल टू V2। यानी अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है या नंबर ऑफ मोल सेम है बच्चों तो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने की वजह से वॉल्यूम भी सेम निकल के आएगा। अब जरा हम ऑप्शंस की बात करें तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर 5 लीटर हमारे पास मीथेन है, CH4 है, जिसमें सेम वॉल्यूम है जितना 5 लीटर NO2 के पास है। तो बच्चों एनएससीजेएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो गैसियस लॉ मैंने आपको बोले, गैसियस लॉ ऑफ वॉल्यूम, एवोगाद्रो लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक ही हो गया। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो बच्चों ये टोटल 6 लॉ है जो कि आप पढ़ के जाना, बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से ये बिल्कुल बेसिक सा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखा है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें आप 99.9% बच्चे गलत ही करके आते हैं। क्या गलती करके आते हैं वो हम समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। जैसे कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आप चाहो तो इस पे स्माइली बना लो क्योंकि ये इस तरह से ही हंसता रहेगा और फिर भी आप आंसर गलत करके आओगे। क्यों करके आओगे? क्योंकि देखो समझते, आपने क्या देखा? आपने देखा 162 ml ऑफ H2O है, एसटीपी पे है।
तो आप क्या करोगे, आप वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 पे जाओगे। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसकी अप्रोच समझेंगे और फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं किसमें, 162 ml ऑफ H2O के अंदर, जो कि HTP पे प्रेजेंट है। तो बच्चों अप्रोच क्या होती है ये बहुत ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले आपको कुछ भी दिया हो ना, आप मोल निकाल लो। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, किसी भी तरह से जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ टोटल एटम, तो आप पहले मोल कैलकुलेट कर लो। मोल कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। अब बात ये आती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालें सर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है मोल इनटू एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको प्रीवियसली लिखा चुका हूं कि इसके 4 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम। ठीक है, पूरा लिख देता हूं आप लोगों के लिए दोबारा, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मोल निकालने का, मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है मोल निकालने का, जो कि बहुत ही सिंपल है, वॉल्यूम कौन सी यूनिट में, लीटर में, किस पे, एट एचटीपी पे, डिवाइडेड बाय 22.4 होता है। अब बच्चों ये याद रखना, ओनली फॉर गैस लगता है ये, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ओनली फॉर कौन सी फिजिकल स्टेट लगता है, गैसियस स्टेट लगता है। तो आप सभी ये सब तो जानते हैं कि ये 3 बेसिक फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं मोल निकालने के लिए। इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला तो यहाँ लगेगा। और मोल आ गया बच्चों, तो मोल आने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएगा, मोल इनटू Na करके। जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया, इसके बाद तो आप एसजी स्पेशल डब्बा मेथड यूज करना। अब ये एसजी स्पेशल डब्बा मेथड क्या मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है, आपको शॉर्ट में एक बार बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, नहीं तो आप यूनिटरी मेथड लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोल निकालें। तो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, सर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है, एचटीपी पे दिया है, चलो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 कर देते हैं। तो यहां पर जैसे ही बच्चों आप वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 करने जाओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, समझे? ये क्या दिया है, देखो ध्यान से, ये मेरे हाथ में एक ग्लास ऑफ वाटर है, दिख रहा है, H2O है ये, और अभी रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पे आपको दिख रहा है ये क्लियरली कौन सी फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड फिजिकल स्टेट में है। तो जब आप एचटीपी पे जाओगे, टेम्परेचर कम करोगे, एचटीपी पे बेटा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या ये गैसियस स्टेट में जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ये आइदर लिक्विड और सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। तो अब ये गैसियस स्टेट में तो प्रेजेंट नहीं है। जब गैसियस स्टेट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो अगर आप मोल निकालने के लिए वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लिखोगे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्यों गलत हो गया बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए लगता है और 0 डिग्री पे H2O की फिजिकल स्टेट गैसियस नहीं होती है, तो हम ये यूज नहीं कर सकते। फिर कैसे यूज करें, अरे कैसे करें, सोचो सोचो जल्दी सोचो। तो आपको सोच के समझ के एक चीज समझ में आएगी कि जो डेंसिटी होती है ना, किसकी, वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 1 ग्राम पर ml होती है। ये बच्चों आपको याद रखना है, ये कभी भी क्वेश्चन में दी नहीं जाती है, ये वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर आप लोगों को याद थी, अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे कि हमें तो कहीं से मास मिल जाए। मास कैसे मिलेगा, तो वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मिलेगा। वॉल्यूम हमारे पास 162 ml है और डेंसिटी हमारे पास 1 है, यानी मास हमारे पास 162 ग्राम आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो मास निकल के आया ना 162 ग्राम, अब हम इससे मोल निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, तो मोल इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, फर्स्ट वाला, मोल इक्वल टू गिवन मास विच इज 162 ग्राम अपॉन H2O का मोलर मास, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया, 18 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 18। कितने मोल आ गए, तो मोल हमारे पास आ गए 9 मोल। ये सभी को क्लियर है, 9 मोल निकलिया यहां से। अब मोल आ गया, तो देखो मैंने बच्चों, हमें पहला टारगेट था मोल निकालना, मैंने आपको यही बताया, यही सिखाया कि किसी भी तरह से आप क्या कर लो,
मोल कैलकुलेट कर लो। तो आप लोगों ने मोल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास मोल आ चुका है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 162 ml वाटर है, किस पे है, एसटीपी पे। तो आप क्या करोगे, आप वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 यूज नहीं कर सकते। ये क्लियर। तो आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके मास निकाल लिया, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम था 162, डेंसिटी 1 थी, तो हमारे पास मास कितना आ गया बच्चों, 162 ग्राम आ गया। यहां से हमने मोल निकाला, कैसे निकाला मोल, 162 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 18, तो हमारे पास 9 मोल आ गया। अब अप्रोच क्या है, इस अप्रोच को दोबारा से हम समझते हैं। तो अप्रोच ये है कि मोल आ गया, मोल से हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो लिखो मॉलिक्यूल, कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल हो गया मोल इंटू Na। मोल हमारे पास कितना है, 9 इंटू Na। आ गया। अब बच्चों क्या करना है, मॉलिक्यूल आने के बाद हम एक मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे। तो एक मॉलिक्यूल वाटर कहाँ रहा, ये रहा। हम देखेंगे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन होता है वो 0 होता है, इंटू 2। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन होता है वो कितना होता है, आप सभी को पता है, 0 इंटू 2। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होता है। तो टोटल न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ गए, 8 आ गए। यानी एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में कितने हैं हमारे पास, 8 न्यूट्रॉन है। क्लियर है बच्चों, एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है। और मॉलिक्यूल कितना हमारे पास, 9 Na मॉलिक्यूल है। तो 9 Na मॉलिक्यूल में कितना होगा, x मान लो, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x इक्वल टू 9 Na इंटू 8 विच इज इक्वल टू 72 Na न्यूट्रॉन्स। यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो आंसर आएगा बच्चों वो 72 Na आएगा, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में वो जरूरी नहीं है न्यूट्रॉन ही पूछे, वो आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, वो आपसे प्रोटॉन पूछ सकता है, वो आपसे टोटल एटम पूछ सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। अप्रोच सबकी यही है, किसी भी तरह से मोल निकाल लो, मोल से मॉलिक्यूल निकाल लो, मोल आ गया मोल से मॉलिक्यूल आ गया, फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर वो चीज कैलकुलेट कर लो और यूनिटरी मेथड लगा दो, डब्बा मेथड लगा दो, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल में इतना है तो उतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा, सिंपल और मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं ये। और इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जा चुके हैं किसके अंदर, ओलंपियाड एग्जाम के अंदर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती क्या होती है, आप लोग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 पे चले जाते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको लगाने से पहले एक बार देख लेना उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस की स्टेट के लिए ही लगेगा, बाकी सॉलिड और लिक्विड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो बच्चों सॉरी, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर क्वेश्चन है और ओलंपियाड एग्जाम में कॉन्सेंट्रेशन टर्म के भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर आते हैं ना, उसमें भी ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि उसने देखो क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि 1 डेसीमीटर क्यूब, अब बच्चों याद रखना 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। यानी जो डेसीमीटर क्यूब है, डीएम क्यूब जो यहाँ पे लिखा है ना, इसे हम डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, ये 1 लीटर के इक्वल ही होता है, ये वॉल्यूम की यूनिट है। ऑफ 0.15 मोलर HCl है हमारे पास, यानी हमारे पास उसने एक HCl दे दिया, एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम उसने कितना कर दिया, 1 लीटर कर दिया, 1 डीएम क्यूब कर दिया, एक ही बात है। और इसमें जो HCl प्रेजेंट है उसकी मोलरिटी है 0.15 है मोलर। अब ये दूसरा कंटेनर दे दिया, ठीक है, एंड 1 डीएम क्यूब, उसका भी वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है। क्वेश्चन समझना, जिसकी मोलरिटी कितनी है बच्चों, 0.4 है में। तो ये हमें 2 कंटेनर में 2 सॉल्यूशन भर के दे दिए और वो बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोलर HCl विच कैन बी मेड बाय डायरेक्टली मिक्सिंग द 2 सॉल्यूशन। यानी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को डायरेक्टली मिक्स कर रहे हैं। और जब इन दोनों को सॉल्यूशन को डायरेक्टली मिक्स कर रहे हैं तो उसने यहां पर एक वर्ड बोला है कि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है कि कितना मैक्सिमम वॉल्यूम यूज करें कि कॉन्सेंट्रेशन 0.25 मोलर है। अब अगेन इस तरह की प्रॉब्लम में गलती क्या होती है, आप लोगों को क्लास में सिखाया जाता है कि जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी होती है या रिजल्टेंट H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो आप लोगों को ऐसे कैलकुलेट करना होता है, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय
टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। तो ये रिजल्टेंट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन या जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है उसकी नॉर्मेलिटी देता है। बट अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, आप लोग क्या करोगे, आप बिंदास इसको 1 ले लोगे, इसको 1 ले लोगे। अरे जब इस दोनों को 1 ही ले लिया तो टोटल में x मान लोगे। अब मुझे सोच के बताओ, अगर आपने इसका 1 ले लिया, इसका 1 ले लिया, तो फिर निकाला क्या, कैलकुलेट क्या किया, तो टोटल 2 लीटर हो गया। यानी यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ क्या है, हमें यह समझना है कि हमें जो मोलरिटी लानी है ना वो 0.25 लानी है। अब 0.25 लानी है, ये 0.25 से ज्यादा है और ये 0.25 से कम है। तो जो कम वाली वैल्यू है ना उसको हम ज्यादा यूज कर सकते हैं और जो ज्यादा वाली वैल्यू है ना उसको हमें कम यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम जब भी एवरेज निकालते हैं तो हमने क्या बोला कि ये 2 और ये 4 है, तो इसका जो एवरेज होगा वो मिड पॉइंट पे आएगा, 3 पे आएगा कि नहीं आएगा। एवरेज ऐसे ही कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब मैं बोलूं कि नहीं, मुझे तो क्या करना है, मुझे तो एवरेज चाहिए 2.5। किसका, ये 2 और 4 का है। तो आप बोलोगे सर 2 और 4 का तो एवरेज 2.5 आ ही नहीं सकता, वो तो 3 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट बात है। तो अब क्या करें, अब मैं एवरेज निकालना है तो ये किसकी तरफ है, 2.5 2 की तरफ है, तो हम 2 वाली क्वांटिटी ज्यादा ले लें और 4 वाली क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें, तो हो सकता है कि एवरेज नंबर चेंज कर दे, ये x ले लें और ये y ले लें, तो इनका कुछ ना कुछ रेशो निकल के आएगा, जिस रेशो पे उनका एवरेज 2.5 आएगा। ठीक है, तो वही चीज हमें यहां पर यूज करनी है। कैसे यूज करनी है बच्चों, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को समझाया। अब हम थोड़ा सा एक बार यहां पर देखते। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो कम मोलरिटी वाली HCl है उसका तो पूरा वॉल्यूम यूज कर लेता हूं, 1 dm³। यानी मैंने इसकी तो मोलरिटी ले ली 0.15 और इसका जो वॉल्यूम यूज किया ना वो 1 dm³ पूरा का पूरा यूज कर लिया। क्यों यूज कर लिया भाई, मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे पास कितना है, मैक्सिमम वॉल्यूम जब आप जाओगे तो ये 2 dm³ है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वॉल्यूम, यही है भाई, इन दोनों को ही तो मिक्स करना है। तो हमने छोटी क्वांटिटी वाली, छोटी मोलरिटी वाली को पूरा यूज कर लिया। अब जिसकी मोलरिटी ज्यादा है 0.4, मान लेते हैं कि उसका मैं जो वॉल्यूम यूज कर रहा हूं ना वो x dm³ है। तो टोटल वॉल्यूम जो मैंने यहां पर यूज किया वो कितना हो गया, 1 + x dm³। यही हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम है और हमें इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करें, मैंने अभी आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो N1V1 + N2V2 + सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होती है। अब यहाँ पर N नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी हम कैसे निकालते हैं, मोलरिटी इनटू N फैक्टर। अब HCl दिया हुआ है तो बच्चा जो HCl है ना उसका N फैक्टर 1 होता है। HCl का N फैक्टर कितना होता है बच्चा, 1 होता है। और यहाँ पर हम उसकी मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मलिटी आ जाएगी। यानी HCl के लिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी क्या आ गई, सेम निकल के आ गई। ये क्लियर हुआ, तो हम सीधा यूज करते हैं। अब देखो रिजल्टेंट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी रिजल्टेंट भी हमें कितना दिया है, 0.25। यहाँ पुट करूँ तो 0.25 ये रहा, विच इज इक्वल टू M1 N1, क्योंकि M और N सेम है, 0.15 इंटू 1 + 0.4 इंटू x डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 1 + x। तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.25 इंटू 1 + x इक्वल टू 0.15 इंटू 1 + 0.4 x आ गया। इसको सॉल्व करोगे, अब हमें तो कैलकुलेशन करना है, कर लेते हैं आपके सामने। तो 0.25 + 0.25 x इक्वल टू 0.15 + 0.4 x। इसको इधर ले जाओ तो ये 0.1 बचेगा, इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.15 बचेगा। यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10/15 विच इज इक्वल टू 0.667। अब बच्चों यहां तक आने के बाद भी आपकी गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है कि हमारे x की वैल्यू आई 0.667, इसमें 0.667 दिखता है और हम यही आंसर कर आते हैं। लेकिन ये गलत आंसर है, ये सरासर गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, क्योंकि उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि बनेगा। तो हमने क्या बोला था कि जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो 1 + x होगा। तो इस x में जब 1 ऐड करोगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ना कि सी ऑप्शन। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जब भी करो तो बहुत ध्यान से सोल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आते हैं एक और बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम, ये भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है। ठीक है,
वहां पे हमने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड देखे थे, सेम टाइप के ऐसे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, अब हमें एक तो देखो H2SO4, तो H2SO4 हमें एसिड दे दिया जिसकी मोलरिटी दे दी, जिसका वॉल्यूम दे दिया, उसको बच्चा मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, वॉल्यूम और मोलरिटी दी है लेकिन NaOH के साथ। तो NaOH यहां पर क्या है, बेस है, और फर्दर उसमें 800 ml पानी भी डाल रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हो आप कि कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्वेश्चन। एसिड दिया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका वॉल्यूम, और बेस भी दे दिया, चलो ठीक है एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन उसका वॉल्यूम भी दे दिया, और उसके बाद पानी और डाल दिया, और रिजल्टेंट H प्लस आयन पूछ रहा है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो जो बच्चा रिजल्टेंट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, आपको एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप यूज करो N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बाय डिफॉल्ट यहां पर आप लो एसिड और यहां पर आप लो बेस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, यहां पर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन रखनी है और यहां पर बेस की कॉन्सेंट्रेशन रखनी है। अब एसिड यहां पर देखें तो H2SO4, ये आप लोग क्लास में पढ़ते हो कि इसका जो एन फैक्टर है वो 2 होता है, 2 H प्लस आयन दे सकता है, ये रेडॉक्स के अंदर आप पढ़ोगे, रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ाते हैं कि ये 2 H प्लस आयन दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा, नहीं तो मॉल में भी आप पढ़ सकते हो जहां आप नॉर्मेलिटी पढ़ोगे, ठीक है। तो अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं बच्चा, तो नॉर्मेलिटी निकालते हैं मोलरिटी इनटू एन फैक्टर से, लगाओ इसमें। तो यहां पर हम रखेंगे बाय डिफॉल्ट एसिड, तो इसकी मोलरिटी है 0.01, एन फैक्टर है 2 और वॉल्यूम 100 ml। देखो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो आप अगर दोनों जगह ml में रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगी यूनिट। माइनस, अब बेस का रखना है बच्चा, तो बेस हमारे पास मोलरिटी, अच्छा अब इसका जो एन फैक्टर है ना बेस का NaOH का एक ही OH माइनस देता है, तो आप सभी जानते हो कि इसका एन फैक्टर 1 होगा, रख दो इसका एन फैक्टर। तो NaOH का मोलरिटी कहाँ है, कहाँ दिया है आपको, ये रहा 0.01 इंटू एन फैक्टर 1 इंटू इसका वॉल्यूम 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 100 200 हो गया, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। अब तो बस इसकी कैलकुलेशन है, तो ये 200 इंटू 0.01 ये हो गया 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 200। अब देखो अगेन इसमें एक गलती है, बोलो क्या गलती है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि नीचे हमें टोटल वॉल्यूम रखना है, टोटल वॉल्यूम मतलब ये जो पानी का वॉल्यूम है ना ये भी आपको ऐड करना है, तो प्लस आपको 800 भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। अब आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, 2 माइनस 1 अपॉन 1000 यानी 10 की पावर माइनस 3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई जो कि कितना है 10 की पावर माइनस 3। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बच्चा थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, स्पेशली एसिड बेस के क्वेश्चन कर लेना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस को मिक्स करें तो क्या होगा, एसिड और बेस को मिक्स करें तो क्या होगा, मोलरिटी कैसे निकालें, मोलिलिटी कैसे निकालें, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उनमें इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप स्टाइशोमेट्री से भी कर सकते हो, बट इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, और जो हम क्लास में करवा भी रहे हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज की क्लास में हम यही 4 मेजर प्रॉब्लम को रखेंगे जो कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और नेक्स्ट क्लास में हम और एक और टॉपिक लेके आएंगे जिसमें ज्यादातर प्रॉब्लम जो कि PYQs में आ चुकी है उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।